आहिस्ता आहिस्ता ईद की वजह से गायब होते जाएंगे। सर ये फिडलर्स को जो कंटिजेंसी मॉडल जो उसने दिया था तो उस टॉपिक में सर जो फिडलर था सॉरी उसने एक कंटिजेंसी मॉडल दिया था सर 1960s में, तो जी उसी टॉपिक में सर एक क्वेश्चन था मेरा, वो मैं आया नहीं था तो इसलिए सर वो पूछना चाह रहा हूँ। जी पूछो क्वेश्चन। सर वो उसने जो डेवलप किया था लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर स्केल, ये लीडरशिप स्टाइल जो मैनेजर्स और लीडर्स का है वो डिटरमाइन करने के लिए। जी तो वो जो उसने कहा था कि जो हाई स्केल होगा हाई स्कोर करेगा वो दूसरा टास्क मोटिवेटेड जो है वो सॉरी वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर जो है वो उसको इंडिकेट करेगा, और जो लो स्कोर करेगा वो टास्क ओरिएंटेड होगा। तो उसने फिर साथ 73 स्कोर जो आगे वाले पेज पर उसने स्कोर किया है, तो वो समझ नहीं आ रही वो उसने किस तरह टोटल बनते हैं 73 और 65 टू 72 और 64। बेटा वो जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है ना उसमें 73 बनता है अगर 5 से ऊपर सबकी मार्किंग करो ना, तब जाके वो हाई स्कोर वो बनता है। सॉरी मैं सर मगर बुक से देख के बताता हूँ। बेटा इसने यहाँ पे 16 क्वालिटीज लिखी हैं। 16 क्वालिटीज में अगर 73 और अबव हो, मतलब कुछ क्वालिटीज में 5 से डाउन भी हो पड़ा, बाकी में 5 से अप हो, लेकिन एटलीस्ट 73 बन रहा हो, तो इसका मतलब है ज्यादातर क्वालिटीज में उसका जो रुझान था वो फ्रेंडली और प्लेजेंट और एक्सेप्टिंग इस किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ था। और ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उन लोगों में होती है जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं। वो तो एक उसने बॉटम लाइन दे दी 73, एटलीस्ट 73। और कोई सवाल? 64 जो उसने लो लीस्ट प्रिफर्ड वर्कर स्केल बताया उसमें तो वो है सब में अगर 4 लगा दो 16 क्वालिटीज में तो तब 64 जाके बनता है। कंटिजेंसी में आज हमने आखिरी अप्रोच देखनी है, वो हमारे पास हैंडीज बेस्ट फिट अप्रोच है, वो देखते हैं। हैंडीज बेस्ट फिट अप्रोच। बेटा इट इज क्वाइट सिंपल, कंटिजेंसी अप्रोचेस ही हम पढ़ रहे हैं तो ये भी वही टोटल इसका क्रक्स वही होगा कि ये सिचुएशन हो तो इस किस्म का लीडर हमारे पास इफेक्टिव कहलाएगा। इसने कहा बेटा कि लीडर की इफेक्टिवनेस 4 फैक्टर्स पे बेस कर रही है। एक लीडर खुद, एक सबऑर्डिनेट्स, एक टास्क की नेचर क्या है, और एक आई थिंक
एनवायरनमेंट। कहते हैं ये चार चीजें डिटरमिन करती हैं कि लीडर की किस तरह की लीडरशिप हो कि वो इफेक्टिव हो। हम बाकी अप्रोचेस में भी तो यही पढ़ते हैं बेटा, लीडरशिप स्टाइल, सबऑर्डिनेट्स का मैच्योरिटी लेवल, टास्क कॉम्प्लेक्स है या रेपिटेटिव है। हाँ, एनवायरनमेंट वाली बात इसमें थोड़ी बहुत नहीं कर दी है। तो बेटा ये कहता है कि लीडर खुद, लीडर की पर्सनैलिटी, उसके इन्फ्लुएंस, उसका लीडरशिप स्टाइल है। स्टाइल वो कहता है कि ऑटोक्रेटिक भी हो सकता है, एक एक्सट्रीम है कि ऑटोक्रेटिक हो सकता है, इसके दरमियान कुछ भी हो सकता है डेमोक्रेटिक का। ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, इन बिटवीन भी हो सकता है, ना ज्यादा ऑटोक्रेटिक और ना ज्यादा डेमोक्रेटिक। फिर सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स की नेचर के हवाले से हम एक चीज पढ़ते हैं, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, सबऑर्डिनेट्स के बारे में हम अभी तक जितनी अप्रोचेस पढ़ते हैं ना, हमने देखा है कि एक तो उनकी टास्क की कॉम्पिटेंस, दूसरा उनका मोटिवेशन लेवल, कमिटमेंट। अब यहाँ पे बेटा ये कैसे सबऑर्डिनेट्स को ग्रुप कर रहा है कि सबऑर्डिनेट्स विद लो ओपिनियन ऑफ देमसेल्व्स, जिनका मोटिवेशन लेवल लो है, या सबऑर्डिनेट्स रेंज कर सकते हैं लो से हाई ओपिनियन ऑफ देमसेल्व्स। फिर कहता है टास्क रेपिटेटिव नेचर का कॉमन भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किए जाने वाले नॉर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ये सारे। इसके मुताबिक लीडरशिप स्टाइल इन चार फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। लीडर कहता है कि उसका स्टाइल वो ऑटोक्रेटिक भी हो सकता है, डेमोक्रेटिक भी हो सकता है, इन बिटवीन भी हो सकता है। सबऑर्डिनेट्स या तो लो ओपिनियन होगी अपनी, यानी कि डीमोटिवेटेड होंगे, या हाई ओपिनियन रखते होंगे अपने बारे में, इन बिटवीन भी हो सकता है। टास्क रेपिटेटिव नेचर का भी हो सकता है, कॉमन हो सकता है, कॉम्प्लेक्स या इन बिटवीन भी हो सकता है। एनवायरनमेंट, स्ट्रक्चर कैसा है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है, डिविजनलाइज्ड है, फंक्शनल है, कौन सा है, वहां पे कौन से तौर तरीके चलते हैं, ज्यादातर इंस्ट्रक्शंस चलती हैं या ज्यादातर टीम वर्क चलता है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, वहां पे रिलेशनशिप्स पे ज्यादा फोकस है या एफिशिएंसी पे ज्यादा फोकस है। ये बेटा इन चार चीजों पे उसने क्या किया कि लीडरशिप स्टाइल डिपेंड कर रहा है, और ये जो उसने एक्सट्रीम्स बताई हैं बेटा, इन तीन की, ऑटोक्रेटिक, रेपिटेटिव, कॉम्प्लेक्स, ये इन एक्सट्रीम्स को उसने नाम दे दिए बेटा। एक को फ्लेक्सिबल, एक को टाइट।
सॉरी अपोजिट आर्ग्यूमेंट मैं लिखती हूँ, हाँ जी, टाइट इस तरफ और फ्लेक्सिबल इस तरफ। उन तीन सिचुएशंस को, तीन एक्सट्रीम्स को उसने नाम दे दिए, फ्लेक्सिबल और टाइट के। अब बेटा इसका कंटीजेंसी मॉडल क्या है? कहता है कि लीडरशिप तभी इफेक्टिव होगी अगर ये फैक्टर्स इन अकॉर्डेंस होंगे। अगर सबऑर्डिनेट्स अपने बारे में लो ओपिनियन रखते हैं, टास्क रेपिटेटिव नेचर का है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि चीजें डिक्टेट की जाती हैं, तो इसके लिए कौन सी किस्म का लीडर फिट रहेगा, वो लीडर सिलेक्ट करें, वो लीडरशिप स्टाइल सिलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल बेटा कहता है कि लीडर एक ऐसा है जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल को प्रेफर करता है, वो टाइट कंडीशन होगी। एक ऐसा लीडर है जो कि डेमोक्रेटिक स्टाइल को पसंद करता है, वो फ्लेक्सिबल कंडीशन होगी। अब बेटा आप अगर बुक पे पेज 206 ओपन करें तो इसमें एक टेबल की फॉर्म में ये सारी पॉसिबिलिटीज हमारे लिए ड्रॉ की हुई हैं, जिनको आप लोगों को क्रैम करना पड़ेगा। समझ भी लेते हैं। बेटा कहता है कि बाज़ औक़ात क्या होता है, लीडर जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल रखता है उसका लो ओपिनियन ऑफ सबऑर्डिनेट्स होता है, डिसलाइक्स अनसर्टेनिटी। सबऑर्डिनेट्स इस लीडर के अंडर कौन से होते हैं? लाजमी बात है जिनको डिक्टेशन पसंद हो, जिनको ये पसंद हो कि हर चीज उन्हें डिक्टेट की जा रही हो। दे हैव लो ओपिनियन ऑफ देयर एबिलिटीज, डिक्टेटर हम लगाते ही वहीं पे। सबऑर्डिनेट्स को हर एक चीज कहते हैं कि हमें बता दी जाए कि करना क्या है, सर्टेनिटी पसंद करते हैं। प्रेफर ऑटोक्रेटिक लीडर्स, ऐसे सबऑर्डिनेट्स जिनके अपने बारे में लो ओपिनियन हो, वो ऑटोक्रेटिक लीडर्स को ही प्रेफर करते हैं। सी देयर वर्क एज अनइम्पोर्टेंट, बेइंतहाई डीमोटिवेटेड है बेटा, कमिटमेंट भी नहीं है, और अगर मैं पिछली अप्रोच के मुताबिक बात करूं तो इनके अंदर कमिटमेंट भी नहीं है और एक्सपर्टीज भी नहीं है। ये कहते हैं कि भाई हम तो वी आर जस्ट मशीन, हमें बता दो करना क्या है, हम वही काम कर देंगे, हम खुद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। और अगर टास्क बेटा रेपिटेटिव हो, इनिशिएटिव ना हो, रिस्क ना हो जिसमें, और जल्दी काम कराना हो, तो बेटा आप देखो बेसिकली बात वही रिपीट हो रही है कि ऑटोक्रेटिक लीडर कहाँ चाहिए, जहां एम्प्लॉयज को कॉन्फिडेंस नहीं है, एम्प्लॉयज में एक्सीलेंस नहीं है, एम्प्लॉयज को हर एक बात डिक्टेट करनी है, अपने सबऑर्डिनेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे, सबऑर्डिनेट्स को अपनी जॉब पसंद नहीं है, और शॉर्ट टर्म में अगर कोई काम करना है तो हम ऑटोक्रेटिक लीडर लगाते हैं। वही बात सारी रिपीट हुई। डेमोक्रेटिक लीडर कहाँ लगाते हैं? डेमोक्रेटिक लीडर हम वहां पे लगाते हैं बेटा जहां पे एम्प्लॉयज को हम भी हाई रिगार्ड दे रहे हैं और उन्होंने अपने काम को भी हाई रिगार्ड दिया, वो अपनी एबिलिटीज में भी कॉन्फिडेंट भी हो, एक्सपर्टीज भी उनके पास हो, इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते हो, कॉम्प्लेक्स नेचर पे काम भी करना चाहते हो, डिसीजन मेकिंग भी करना चाहते हो। तो वही बात एक डिफरेंट एंगल से पकड़ के जनाब ने लिख दी है। तो बेटा कहता है कि अगर ये तीनों चीजें इन अकॉर्डेंस होंगी कि ऑटोक्रेटिक लीडर है तो उसके सबऑर्डिनेट्स वही होंगे जो अपने बारे में लो ओपिनियन रखते हैं, और टास्क वही होगा जो रेपिटेटिव होगा, तो तब ऑटोक्रेटिक लीडर जो है तो आपका सक्सेसफुल होगा लीडरशिप स्टाइल। अगर लीडर डेमोक्रेटिक है तो उसके अंडर एम्प्लॉयज सबऑर्डिनेट्स वही होंगे जो कि हाईली मोटिवेटेड, हाईली कमिटेड और हाईली एक्सपर्ट है, और टास्क ऐसा है जो कि कॉम्प्लेक्स है, चैलेंजिंग है, तब आपका डेमोक्रेटिक लीडर सक्सेसफुल, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल सक्सेसफुल होगा।
तो हैंडी फिट अप्रोच के बेस्ट फिट अप्रोच के मुताबिक बेटा ये जो 3 फैक्टर्स आपने ऊपर लिखे हैं, लीडर, सबऑर्डिनेट और टास्क, इनका इन अकॉर्डेंस होना जरूरी है फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ अ लीडरशिप स्टाइल। क्लियर? खामोशी है यस सर। क्लियर के जवाब में। जी सर क्लियर है। अनीस, हमजा, यस सर क्लियर है सर। अनीस के माइंड में कोई सवाल है? नहीं है सर, नहीं सर कोई नहीं है। अब बेटा हमारे पास कंटिजेंसी थ्योरीज भी कंप्लीट हो गई। अब अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक लें, हमने लीडरशिप के बारे में एक ट्रेड थ्योरी पढ़ी, फिर हमने स्टाइल थ्योरीज पढ़ी। स्टाइल में हमने लिपिट और वाइट को पढ़ा, फिर ब्लेक एंड मोटॉन पढ़ा, फिर हम लोगों ने टैननबाउम और स्ट्रीट को पढ़ा, फिर हमने एस्ट्रिच मॉडल पढ़ा, फिर हमने लिकर्ट लीडरशिप स्टाइल्स पढ़े, फिर कंटिजेंसी देखी हमने। कंटिजेंसी में हमने फील्डर को पढ़ा, हर्सी एंड ब्लैंकॉर्ड को पढ़ा, और फिर एंड में हैंडीज बेस्ट फिट अप्रोच पढ़ी। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट जो थ्योरीज आ रही हैं या आइडियाज आ रहे हैं वो डिफरेंट थ्योरीज के हैं। किस चीज के बारे में? लीडर की क्वालिटीज के बारे में, कि लीडर में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। ट्रेड थ्योरी तो क्लासिक थी, ये इतने क्लासिक आइडियाज नहीं है, रिसेंट कंटेम्प्रेरी आइडियाज हैं, तो इनको देख लेते हैं बेटा। लीडरशिप क्वालिटीज, लीडर्स क्या काम करते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ लीडर। Leadership qualities. अब बेटा इसमें हमने डिफरेंट थ्योरीज को देखना है। सबसे पहले हम अडेयर को देखेंगे। अडेयर इज एक्शन सेंटर्ड लीडरशिप। एक्शन सेंटर्ड लीडरशिप, नाम इसका बड़ा मिसलीडिंग है बेटा, नाम इसका मिसलीडिंग है। बेटा अडेयर ने कहा बड़ी इफेक्टिव और आइडियलिस्टिक जो हम कह लें, या बड़ी एक सरल किस्म की बात थी। इसने कहा कि लीडर की कमांड, जो लीडर का फोकस 3 एस्पेक्ट्स होने से, मैनेजिंग द टीम, टीम को मैनेज करने में, मैनेजिंग टास्क, टास्क को मैनेज करने में, मैनेजिंग इंडिविजुअल्स इन द टीम। मैनेजिंग इंडिविजुअल्स इन द टीम। बेटा देखें तो फोकस रिलेशनशिप ओरिएंटेशन पे बढ़ गया है इसके मुताबिक। एक तो टीम एनवायरनमेंट पे, और फिर टीम के अंदर वही इंडिविजुअल्स डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको भी इग्नोर ना करो, इंडिविजुअल्स को भी देखो। तो बेटा
वो कहता है कि अच्छा लीडर वो है, इफेक्टिव लीडरशिप उस पर्सन की है जिसका फोकस इन तीनों एस्पेक्ट्स पे होगा। ऐसा नहीं है कि वो टीम को मैनेज करने में, टीम एनवायरनमेंट क्रिएट करने में इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कुर्बान किए जा रहे हैं लोगों के। टीम में जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स की बेटा डिफरेंट इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं, उनकी एक्सपर्टीज, उनकी नीड्स डिफरेंट लेवल पे होती हैं। कोई पर्सन है उस टीम में जिसकी नीड है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, तो कोई पर्सन ऐसा है जिसको मॉनेटरी गेन चाहिए। तो मैं टीम को एज अ होल अगर मैनेज करने पे लगा हूं तो मैं उन इंडिविजुअल्स को, इंडिविजुअलिटी को, उनके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, उनके इंडिविजुअल नीड्स को इग्नोर करता था। मैंने करना क्या है कि मैंने एक टीम एनवायरनमेंट क्रिएट करने के साथ साथ इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी जिंदा रखने लोगों पे, उनको भी इंटरेस्ट को, उनको भी एड्रेस करना है, और इस सारे काम के साथ साथ काम भी नहीं भूलना। टास्क कैसा है, कैसे करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, उसको भी माइंड में रखना है। अब बेटा टीम मैनेजमेंट के लिए, टास्क मैनेज करने के लिए और इंडिविजुअल्स को मैनेज करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज चाहिए। टास्क को मैनेज करने के लिए पहले बात करते हैं बेटा, तो कहते हैं कि काम सारा डिफाइन हो, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स वगैरह डिफाइन हो, प्लानिंग हुई भी हो, मैनेजर का काम है। रिसोर्सेज सारे मौजूद रखना, रिसोर्सेज एक्वायर करना जो उस टास्क के लिए जरूरी है, ये भी मैनेजर का काम है, लीडर का काम है। लोगों में काम डिवाइड करना, ये भी मैनेजर का काम है। इवैल्यूएशन के स्टैंडर्ड्स या टारगेट सेट करना, ये भी मैनेजर का काम है, लीडर का काम है। कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करना, रिपोर्टिंग सिस्टम्स बनाना, कम्युनिकेशन चैनल्स एक्टिव कराना, ये भी लीडर का काम है टास्क मैनेज करने के लिए। लोगों की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, ठीक हो गया, इवैल्यूएशन रिपोर्ट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट। लोगों की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना और एंड पे टास्क को रिव्यू करना। तो बेटा ये जनरल वही बात है कि टास्क कैसे मैनेज, ये काम सारा डिफाइंड हो, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड हो, लोगों को बताना है कि क्या क्या काम है, क्या क्या कैसे कैसे करना है। फिर जी लोगों को ऑब्जेक्टिव या टारगेट सेट करने हैं, उन्हें बताना है कि इसके अगेंस्ट उनकी इवैल्यूएशन होगी, फिर लोगों का काम भी मॉनिटर करना है, उनकी इवैल्यूएशन भी करनी है और एंड पे टास्क को रिव्यू भी करना है। तो ये स्किल्स चाहिए। जिस पर्सन में ये सारे काम करने की स्किल्स होंगी वो ये एस्पेक्ट को क्लियर कर रहा है कि वो टास्क को मैनेज कर सकता है। फिर टीम को मैनेज करने के लिए क्या चाहिए? टीम एनवायरनमेंट के लिए बेटा टीम के एक बाकायदा एथिक्स, सेट ऑफ रूल्स, एक बाकायदा मैनर्स होते हैं। तो टीम मैनर्स सेट करना, स्टैंडर्ड्स सेट करना लीडर का काम है। टीम कल्चर डेवलप करना लीडर का काम है। टीम में जब नई नई टीम बनती है ना बेटा, हम टीम फॉर्मेशन का जो है तो वो चैप्टर देखेंगे। जब नई नई टीम बनती है, लोगों की केमिस्ट्री डेवलप नहीं भी होती, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं भी होती, तो हर किसी के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स पॉसिबल होते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, कंस्ट्रक्टिव वे में लेके चलना, ये भी एक लीडर का काम है। तो बेटा जब हम कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हैं, कलेक्टिव गोल्स डिफाइन करना, कलेक्टिविटी, सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करना टीम के अंदर, so that they start thinking like a group, like a single unit. लीडर का काम है लोगों के मोरल को बूस्ट अप करते रहना टीम के। तो बेटा टीम मैनेजमेंट में और क्या हो सकता है? टीम की राय लेना। तो कहता है कि ये स्किल्स कौन सी चाहिए टीम मैनेज करने के लिए? ये चीज चाहिए। अच्छी इंडिविजुअल्स को मैनेज करने के लिए, लीड करने के लिए कौन सी स्किल्स चाहिए? वो क्या है?
बेटा मैंने क्या कहा था कि वो मैनेजर क्या जो अपने एम्प्लॉयज की साइकोलॉजी ना समझता हो, अपने इंडिविजुअल्स को अंडरस्टैंड करना, उनकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की आपको क्वालिटी है, आप अच्छे मैनेजर हैं। उनकी स्किल्स को आप आइडेंटिफाई करने की क्वालिटी रखते हैं, आप अच्छे मैनेजर हैं। ऐसा ना हो कि आपके एम्प्लॉयज में पोटेंशियल हो और आप उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते, ये आपकी बुरी मैनेजमेंट की निशानी होगी। फिर इसके अलावा बेटा इंडिविजुअल को मोटिवेट करना, उन्हें प्रेज करना, पनिशमेंट और रिवॉर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्जेक्टिव्स कम्युनिकेट करना और एक पर्सनल डेवलपमेंट उनकी में कंट्रीब्यूट करना, ये एक लीडर की क्वालिटीज होती हैं। तो वैसे बेटा बेसिकली देखा जाए तो चैप्टर के स्टार्ट में जो हम लीडर की क्वालिटीज पढ़ रहे थे उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके एक्शन सेंटर्ड लीडरशिप इसने कह दिया कि हाँ जी, इस काम के लिए ये क्वालिटीज हैं, वो भी लीडर में होनी चाहिए, इस काम के लिए ये क्वालिटीज हैं, वो भी लीडर में होनी चाहिए, इस काम के लिए ये क्वालिटीज हैं, वो भी लीडर में होनी चाहिए। इनको याद करना पड़ेगा। जनरल है, वैसे तो माइंड में बैठे बैठे भी याद आती है ये बात, लेकिन जब आप किसी थ्योरिस्ट की थियरी लिख रहे होते हो तो उसमें कोई ऐसी बात शामिल कर देते हो जो आपने नहीं की, तो वो एक ब्लंडर कंसिडर किया जाता है, तो वो ब्लंडर नहीं होना चाहिए। अब बेटा यही अडैर ने ही 50-50 रूल दिया था जो हमने इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था। क्या है बेटा 50-50 रूल? बेटा हमने बिल्कुल स्टार्ट में कहा था कि लीडरशिप इज अ टू वे प्रोसेस। भूल गए? क्या मतलब था इस बात का? लीडरशिप इज अ टू वे प्रोसेस। हमजा, सना, रुबाब, सर के जो लीडर या जो मैनेजर होता है वो अकेले जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, उसके सबऑर्डिनेट्स वगैरह एनवायरनमेंट वो भी बीच में आते हैं। बिल्कुल। तो बेटा अडैर का 50-50 रूल भी यही है कि 50% मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट जिसमें लीडर शामिल है, एंड 50% मोटिवेशन मस्ट कम फ्रॉम द इंडिविजुअल। लीडरशिप में इंडिविजुअल ने कंट्रीब्यूट करना है और उसका कंट्रीब्यूशन 50% ऑफ द 50% है इफेक्टिवनेस ऑफ द लीडरशिप में, कि लीडरशिप इफेक्टिव तभी होगी अगर 50% कंट्रीब्यूशन हमारा सबऑर्डिनेट की तरफ से आ रहा है। वह कितना ही अच्छा लीडर क्यों ना हो, मेरा जो सबऑर्डिनेट है वो काम करना ही नहीं चाहता, मैं उसे मैनेज नहीं कर सकता। मैं उसे मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा, मैं अपना 50% दे रहा हूं, वो साथ अपना 50% नहीं दे रहा, लीडरशिप कभी इफेक्टिव नहीं हो सकती। इसी तरह टीम एनवायरनमेंट क्रिएट करने में भी टीम के लीडर जो होता है टीम का, या टीम का जो मैनेजर होता है, वो 50% एफर्ट कर सकता है, बाकी 50% टीम मेंबर्स की तरफ से आना चाहिए। ये अडैर का 50-50 रूल था। बोरिंग तरीन ये थ्योरी थी। इसके मुताबिक क्या आ रहा बेटा, आज हमने 2 थ्योरीज देखी हैं, एक हैंडीज बेस्ट फिट अप्रोच, उसके मुताबिक 4 एस्पेक्ट्स हैं लीडरशिप के, 4 चीजें हैं जिन पे जो डिटरमिन करती हैं एफिशिएंसी ऑफ लीडरशिप। वो हमने क्या क्या देखी थी? टास्क की नेचर, सबऑर्डिनेट्स, लीडरशिप स्टाइल और एनवायरनमेंट। उसमें से 3 उन्होंने ऐसे कहा था जिसके उसने टाइट और फ्लेक्सिबल रेंज बना दी थी कि लीडरशिप स्टाइल या तो ऑटोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक। अच्छा जी, सबऑर्डिनेट्स या तो हैविंग लो ओपिनियन ऑफ देमसेल्व्स या हाई ओपिनियन ऑफ देमसेल्व्स। अच्छा जी, फिर हमारे पास तीसरी कौन सी चीज आ गई? टास्क या तो कॉम्प्लेक्स इन नेचर या रेपिटेटिव इन नेचर। फिर उसने कहा कि लीडरशिप स्टाइल तभी इफेक्टिव होगा अगर ये तीनों चीजें इन अकॉर्डेंस होंगी। अगर लीडर ऑटोक्रेटिक है
तो उसके साथ सबॉर्डिनेट्स वही हो जो कि ऑटोक्रेटिक लीडर को पसंद करते हैं और हर एक चीज़ समझते हैं कि उन्हें समझाना ज़रूरी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना चाह रहे हैं और टास्क सिंपल हो। फिर उसने कहा कि अगर डेमोक्रेटिक है तो उसके साथ वही सबॉर्डिनेट्स हों जो अपने बारे में हाई ओपिनियन रखते हैं, चैलेंजेस चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं और टास्क कॉम्प्लेक्स हो। तो सिचुएशन और लीडर अगर इन अकॉर्डेंस विद ईच अदर होंगे तो इफेक्टिवनेस होगी। फिर हमने लीडरशिप क्वालिटीज की बात की, एक्शन सेंटर्ड लीडरशिप का मॉडल अडायर का पढ़ा। उसने कहा कि भाई लीडर के 3 मेन काम है, एरियाज ऑफ फोकस है कि टीम कैसे मैनेज करनी है, पर टीम के अंदर इंडिविजुअल्स को कैसे मैनेज करना है और टास्क को कैसे मैनेज करना है। फिर उसने कहा अगर टास्क मैनेज करना है तो उसके लिए टास्क डिफाइंड हो, टास्क को ब्रेक डाउन करके लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हो, लोगों की परफॉर्मेंस इवेल्युएट हो रही हो, मॉनिटर करने की स्किल मौजूद हो पर्सन में, लोगों को जो है तो एंड पे जो है तो टास्क को रिव्यू करने की एबिलिटी मौजूद हो पर्सन में, तो हाँ जी वो टास्क को मैनेज कर सकता है। फिर उसने कहा कि टीम को मैनेज करने के लिए टीम एनवायरनमेंट क्रिएट करना उस पर्सन को आता हो तो वो एक अच्छा लीडर हो सकता है, अच्छा मैनेजर हो सकता है टीम का। टीम एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करे, टीम के लिए स्टैंडर्ड सेट करे, एथिक्स सेट करे, मॉरल सेट करे, स्टैंडर्ड्स बिहेवियर, टीम कल्चर डेवलप करे, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करे, सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करे, एक बॉन्डिंग सी क्रिएट करे, तो हाँ जी वो ऐसा पर्सन है जो कि टीम को मैनेज कर सकता है। फिर उसने कहा कि इंडिविजुअल्स को मैनेज करने के लिए क्या करना होगा उसे, कि एक इंडिविजुअल की साइकी समझता हो, उनकी नीड्स समझता हो, उनको किस तरह मोटिवेट करना है ये समझता हो, उनको किस तरह डेवलप करना है ये समझता हो। फिर एंड पे उसने कहा कि ये जितनी भी लीडर मैं क्वालिटीज बता रहा हूँ ये बिल्कुल बेवकत हो जाएंगी, इनका कोई इम्पैक्ट, कोई फायदा ही नहीं होगा अगर 50% कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिविजुअल की तरफ से, खुद की तरफ से नहीं आ रहा होगा जिसने मैनेज होना है। अगर सबॉर्डिनेट खुद लीडरशिप प्रोसेस में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होगा, कंप्लाई नहीं कर रहा होगा, कोऑपरेट नहीं कर रहा होगा, अच्छा लीडरशिप कोई भी इफेक्टिव नहीं हो सकती। ये अडायर का एक्शन सेंटर्ड लीडरशिप मॉडल था बेटा, और ये उसका 50-50 रूल था। किसी को जरा सी भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। खामोशी मुझे कंफ्यूज कर देती है। सर इसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है या डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा? इसमें से जी इसमें सर। से सिनेरियो बेस्ड इस तरह आ सकता है बेटा कि एक पर्सन की एग्जांपल दी हुई हो, उसकी मैनेजमेंट की डिटेल्स दी हुई हो कि उसने एक प्रोजेक्ट मैनेज किया, उस प्रोजेक्ट में उसने लोगों से इस तरह कम्युनिकेट किया, टास्क को इस तरह मैनेज किया, फलां चीज़ को इस तरह मैनेज किया, यानी कि सारा कुछ लिखा हो और लिखा जाए आपको वहाँ पे कहा जाए कि जी अडेयर के एक्शन सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल के मुताबिक आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन सी इसकी क्वालिटीज़ या कौन कौन सी इसने क्वालिटीज़ टास्क मैनेजमेंट की शो की, कौन कौन सी क्वालिटी, कौन कौन से काम इसकी स्किल्स शो कर रहे हैं इंडिविजुअल मैनेजमेंट की, और कौन कौन से काम इसकी स्किल्स शो कर रहे हैं टीम मैनेजमेंट। मतलब सवाल में लिखा हो कि इसने जी 2 एम्प्लॉयज के दरमियान झगड़ा हुआ उसको रिजॉल्व किया, आप इस बात को उठा के टीम मैनेजमेंट की स्किल्स में डाल दो। लिखा हो कि एक पर्सन जो कि डीमोटिवेटेड था लेकिन उस पर्सन की साइकी ऐसी थी कि जब मॉनेटरी रिवॉर्ड्स किसी चीज के साथ अटैच कर दी जाए तो उसका मोटिवेशन लेवल बूस्ट हो जाता है, तो इसने मॉनेटरी रिवॉर्ड्स अनाउंस कर दिए। अब ये क्या इंडिविजुअल का माइंड में इसमें आया कि इंडिविजुअल को कैसे मैनेज करना है, ये बात उठा के इंडिविजुअल मैनेजमेंट में लिखी। आगे समझ लो बात। जी सर। इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक बार आया था बेटा, ये 50-50 रूल क्या है, ये क्या है, ये लिखो इस पे आया। यहां कंक्लूड करते हैं आज। कल हो रही हैं छुट्टियां?